हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का जो है चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत में उस समय जो है 19वीं सदी में तेज आर्थिक व्यवस्था, उच्चतर आय और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति जो है हो रही थी और बढ़ती हुई गरीबी और कॉलोनियों का शोषण हो रहा था। तो इस रेफरेंस में जो है आज हम बात करेंगे भारत से अनुबंधित यानी कि एग्रीमेंट करवा के श्रमिकों को ले जाना। कहाँ? भारत से बाहर। तो इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो गाइज, अगर वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात करेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। देखिए, भारत से ना अनुबंधित यानी कि एग्रीमेंट यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं उनसे एग्रीमेंट पर लिखवा ली जाती थी जिसे उन्हें पूरा करना ही होता था। तो एग्रीमेंट जो है अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है यानी कि दिखाता है। यह जो है ना तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि यानी कि कुल मिला के शोषण होना, ठीक है, और कुछ लोगों की आय में वृद्धि, दूसरे के लिए बेहिसाब गरीबी और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी ये, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 19वीं सदी में ना भारत और चीन के लाखों मजदूरों को किस लिए? बागानों में, खादानों में, सड़क, रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में लाया जाता था। और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को ना खास तरीके के अनुबंध या फिर जो है एग्रीमेंट जिसे कहते हैं के तहत ले जाया जाता था। अब इस एग्रीमेंट में एक शर्त क्या होती थी ये भी सुन लीजिए कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो ही वे स्वदेश लौट पाएंगे। भैया, ये कैसा एग्रीमेंट कि हम विदेश गए और हम जो है 5 साल से पहले अगर हमें अपने देश आने का मन किया तो नहीं भाई, एग्रीमेंट में साइन हो गए हैं, आप अगर उस बागान में 5 साल तक काम करेंगे तो ही आप स्वदेश लौट पाएंगे, ठीक है। तो इन अनुबंधित श्रमिकों में ना भारत के ज़्यादातर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे, ठीक है। और 19वीं सदी के मध्य में ना इन इलाकों में जो है क्यों जाते थे ये भी तो रीज़न है। बदलाव आने लगे थे, कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे और क्या हो रहा था, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जो है ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था। और इस परिवर्तन से ना गरीबों पर बहुत गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। इस प्रकार जो है उनके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लग गया और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बाहर छोड़ने पड़े। आप ये मानो कि आजीविका एक ऐसी चीज़ है ना, पेट एक ऐसी चीज़ है कि जो सब कुछ करवा देती है, ठीक है। ये पाप कहते हैं ना कि ये पापी पेट हमसे सब कुछ करवाता है, तो वही हाल है। तो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह यानी कि ट्रिनिदाद, गुयाना और सूरिनाम, ठीक है, मॉरिशस, फिजी ले जाया जाता था और तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। आप देख पा रहे होंगे ये जो है एक बागान का ही फिगर आउट हो रहा होगा। ये त्रिनिदाद का एक कोको का बागान है, काम करते हुए भारतीय गिरमिटिया मजदूर इसमें आपको दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मजदूरों की भर्ती का काम कौन करता था? एजेंट किया करते थे। अब भाई एजेंट करेंगे तो वो कमीशन भी उनको मिलता होगा, तभी तो करेंगे ना। तो बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए ना इन अनुबंधों को मान लेते थे। और एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देती थी। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम और जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी दी ही नहीं जाती थी। तो वो जो है सोचते थे कि हमें अपनी आजीविका निभानी है, भाई हम तो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अप्रवासियों को ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। और अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था ना तो एजेंट जो है उसका अपहरण कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे।
19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को ना बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया, जिसे दास प्रथा कहा जाता है। ठीक है, बागानों में ये जो है या फिर कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को ये पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वहाँ वैसे हालात ही नहीं है। नई जगह की जीवन और कार्य स्थितियाँ बहुत कठोर थी, उम्मीद से बहुत ज़्यादा। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को थे, ठीक है, उसका यूज़ नहीं होता था। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए, और अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते ना तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने क्या किया, पुरानी और नई संस्कृतियों के सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति जो है के नए रूप खोज लिए। ठीक है, त्रिनिडाद में जो है मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप दिया गया, और इस मेले को होसे यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों और नस्लों के नामक जो है विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले की ख्याति से शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और करेबियाई द्वीप समूहों के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। देखिए, त्रिनिडाद और गुयाना में ना मशहूर चटनी म्यूजिक भी बहुत जो है भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई। ये जो है एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण है। देखिए, जो सांस्कृतिक समागम है ना, इसके स्वरूप जो है एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया के अंग थे। ये जो है ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें जो हैं आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी, और बिल्कुल जो है उसका नया रूप सामने आता है। जैसे हम लोग बीज संकरित हाइब्रिड करते हैं तो हरे और लाल को मिलाते हैं तो पिंक बन जाता है ना, वैसे ही संस्कृतियाँ, दो संस्कृतियाँ मिली और एक नई संस्कृति उजागर हुई तो बिल्कुल नए रूप में सामने आती थी। तो जो है ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो है ना, अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी जो है अधिकांश केवल कुछ ही समय वहाँ पर बिताकर फिर अपने नए ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण जो है इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य वीएस नायपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश शरवण का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? जाहिर सी बात है, इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ही ना हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लग गए थे। उनकी क्या राय थी? उनकी ये राय थी कि ये बहुत ही अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था है। भाई, जिसका मन नहीं है तब भी उसको जबरन ले जाया जा रहा है, और इसी दबाव के कारण ना 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज जो है ना, कैरिबियन जो है द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जो है जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग जो है उन्हें कुली मानते थे, और उनके साथ जो है कुलियों जैसा बर्ताव किया जाता था। नायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विछोह और परायेपन के एहसास को खूब देखा जा सकता है। तो थोड़ी सी चीज़ें आप वीएस नायपाल के बारे में जान लीजिए। वीएस नायपाल जो है, इनका पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल था। ठीक है, इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1932 को कहाँ हुआ था? ट्रिनिडाड के चगवानस में। ठीक है, तो ये जो है ट्रिनिडाड में ही पले बढ़े। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की, और लेखन की दुनिया में इन्हें जो है काफ़ी प्रसिद्धि हासिल है। अगर इनके मैं लेखन की बात करूँ, अ बैंड इन द रिवर, और जो है एक और अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इनकी चर्चित जो है कृतियां हैं। ठीक है, इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, वर्ष 1971 में इन्हें इन अ फ्री स्टेट के लिए जो है मैन बुकर भी मिला है। ठीक, और 1979 में इन्हें अ बैंड इन द रिवर के लिए बुकर अवार्ड मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विदेश में भारतीय उद्यमी। देखिए, विश्व बाजार के लिए खाद्य फसल और फसलें उगाने के वास्ते जो है पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या? और यहीं से दिखते हैं देशी साहूकार और महाजन के दृश्य। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टाई चेट्टियार के बारे में सुना है? मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं।
कि शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार जो है ये फाइनेंसरों और व्यापारियों के क्या थे, समूह थे। इन्होंने जो है दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया में ना निर्यात कृषि को वित्त पोषित किया और इन्होंने विभिन्न स्थानों पर धन जो है हस्तांतरित करने की उच्च स्तरीय प्रणाली का पालन किया। ये जो थे ना, ये जो श्रॉफ और नट्टू कोट्टई थे, या तो स्वयं के भंडार का उपयोग करते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से उधार लेकर धन का उपयोग करते थे। और इन्होंने जो है जातीय तरीकों से व्यापारिक संगठनों की भी स्थापना की। होंगे शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जो है ये जो हैं उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और जो अब मैंने अभी बताया कि निर्यातोन्मुखी खेती के लिए जो है कर्जे देते थे और इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के जो है देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए। अब अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में ना उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम, और इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। और ये जो है ना एक फलता फूलता कारोबार था। क्यों? क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लग गई। आगे बात करेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। देखिए, भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था और औद्योगिकरण के बाद यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लग गया। अब यही कारण था कि उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह जो है कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो है ब्रिटेन में आयातित कपड़ों का सीमा शुल्क थोप दिए गए और वहाँ जो है महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ना ब्रिटिश कपड़ा जो है उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों की बेदखल हो जाने के बाद ना भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। और यदि भारतीय निर्यात के आंकड़े का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में ना लगातार गिरावट की ही रुझान दिखाई देते हैं। अगर सन 1800 की बात करें तो इसके आसपास सूती कपड़े का प्रतिशत जो है 30 था, जो कि 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 के बाद तो ये अनुपात मतलब नेग्लिजिबल यानी कि केवल 3% रहा। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया, आखिर ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है हमारे पास। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अंग्रेज जो है हमारे भारत से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ ही ब्रिटेन में ही वो कच्चा माल से मटेरियल तैयार करते थे और वो फिर से जो है एक्सपोर्ट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाते थे। वही चीज़ यहाँ हो रही थी। कच्चे माल का तेजी से निर्यात बढ़ रहा था और 1812 से 1871 के बीच देखिए कच्चे कपास का निर्यात 5% से 35% तक बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले जो नील का भी कई दशक तक हमने नील आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने ना देखा हो तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। तो कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी, उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था ना, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ देखिए, भारतीय बाजारों में ना ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की जो है बाढ़ आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे माल को ना निर्यात में इजाफा हुआ और ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था
उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत तो भाई सस्ता भेज रहा है, लेकिन ब्रिटेन जो है दुगनी तिगनी चौगनी कीमत से जो है भारत मंगा रहा है, तो यानी कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहा था ब्रिटेन। तो भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ठीक है, ब्रिटेन जो था ना, इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भी भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त जो थे ऐसे ही काम करता था। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती थी। ब्रिटेन भी यही कर रहा था। ब्रिटेन की घाटे की भरपाई मदद करते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। अब ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, अधिशेष यानी कि व्यापार तो हम कर रहे हैं, हमको जो एक्स्ट्रा सरचार्ज मिल रहे हैं उससे तथाकथित होम चार्जेस यानी कि देसी खर्चे का निपटारा हो जाया करता था। अब इसके तहत ब्रिटेनी अफसर और व्यापारियों द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे के ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटेनी अफसरों की पेंशन में शामिल हुआ करता था। ये देखिए, थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए। ये जो है 17वीं शताब्दी के अंत में भारत के शेष विश्व को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत है, मछलीपट्टनम, ठीक है, मद्रास, ये गोवा, ये सब इसके जलपोत हैं, और ये है भारत। और देखिए किस प्रकार जो है विश्व से जोड़ रहा है व्यापारिक मार्ग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो महायुद्धों के बीच कैसी रही अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे कि यूरोप की जब है पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, तो उस समय क्या थी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे अगले पार्ट में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।